हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो EIPGT 2025 का प्रिपरेशन करते हुए यहाँ पे अपन लेक्चर सीरीज़ देख रहे थे और इसके अंतर्गत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 60 टॉपिक है उसके लेक्चर सीरीज़ यहाँ पे अपन कंटिन्यू कर रहे थे। इसी को ही कंटिन्यू करते हुए आज जो है हम लोग टॉपिक नंबर 22 के विषय में बात करेंगे। ठीक है, तो सीरीज़ लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए टॉपिक नंबर 22 के विषय में अपन यहाँ पे आज बात करेंगे। तो ये आपका टॉपिक है सड़ क्रियाकाल। ठीक है, तो सड़ क्रियाकाल के विषय में अपन बात कर रहे हैं। तो सड़ क्रियाकाल में बताया गया, सड़ क्रियाकाल का जो वर्णन है वो किसने किए हैं? आचार्य सुश्रुत ने जो है सूत्र स्थान के 11वें अध्याय में, 11 बोलते हो 21वें अध्याय में जो है सड़ क्रियाकाल का वर्णन किया है। ठीक है, 21 चैप्टर में। अब इसमें से भी पर्टिकुलरली जो है एक एक क्रियाकाल के जो लक्षण हैं उनसे क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होते हैं। तो वो यहाँ पे अपन देखते हैं क्या क्या लक्षण जो है वो बताए गए हैं। जैसे कि प्रथम जो क्रियाकाल उसे क्या कहा जाता है? संचय अवस्था। ठीक है, तो प्रथम क्रियाकाल का जो अवस्था है वो क्या है? संचय अवस्था है। इसमें क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलेगा? तो वात का संचय होने पर क्या है? स्तब्ध पूर्ण कुष्ठता देखने को मिलेगा। तो वात के का संचय होने का क्या लक्षण है? स्तब्ध पूर्ण कुष्ठता। पित्त का संचय होने का क्या लक्षण है? पित्त अभासता मंदोष्मता। तो पित्त का संचय होने का लक्षण क्या है? पित्त अभासता मंदोष्मता। कफ का संचय होने का लक्षण क्या है? तो अंगानाम गौरवम आलस्यम। तो कफ का संचय होने का लक्षण क्या है? अंगानाम गौरवम आलस्यम। इसके अलावा चय कारण विद्वेष त्रिदोष। ठीक है, तो चय कारण जो है जब दो दोष है उसका चय कारण किसका है? विद्वेष त्रिदोष का है। चय कारण किसका है? विद्वेष त्रिदोष। तो ये आपको याद रखना है। वात का क्या लक्षण है? स्तब्ध पूर्ण कुष्ठता। पित्त का क्या है? पित्त अभासता मंदोष्मता। कफ का क्या है? अंगानाम गौरवम आलस्यम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बताया गया है। कौन सा संचय अवस्था का लक्षण। फिर बात करते हैं प्रकोप अवस्था जो द्वितीय क्रियाकाल है, इसके क्या क्या लक्षण बताए गए। तो प्रकोप अवस्था जो द्वितीय क्रियाकाल है इसके क्या क्या लक्षण बताए गए हैं। तो वात प्रकोप, क्या बोला गया है? वात प्रकोप। तो वात प्रकोप का क्या लक्षण है? कोष्ठतोद संचरण। तो वात प्रकोप का क्या लक्षण है? कोष्ठतोद संचरण। पित्त प्रकोप का क्या लक्षण है? तो पित्त प्रकोप का लक्षण है आपका अम्लिका पिपासा परिधा। तो पित्त प्रकोप का क्या लक्षण है? अम्लिका पिपासा परिधा, ये पित्त प्रकोप का लक्षण है। इसके अलावा कफ प्रकोप का क्या लक्षण है? अन्य द्वेष हृदय उपक्लेद। तो कफ प्रकोप का क्या लक्षण है? अन्य द्वेष हृदय उपक्लेद। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो वात प्रकोप का लक्षण है कोष्ठतोद संचरण। पित्त प्रकोप का लक्षण है अम्लिका पिपासा परिधा। कफ प्रकोप का लक्षण है अन्य द्वेष हृदय उपक्लेद। ये जो है द्वितीय क्रियाकाल का लक्षण बताएंगे। फिर तृतीय क्रियाकाल के विषय में बात करते हैं। तो तृतीय क्रियाकाल जो है वो आपका प्रसार अवस्था है। तो तृतीय क्रियाकाल का जो अवस्था है वो कौन सा है? प्रसार अवस्था है। इसमें वात के प्रसर का क्या लक्षण है? तो वात के प्रसर का वायु और विमार्गमन आटोप। तो वात के प्रसर से क्या होता है? वायु और विमार्गमन आटोप। ये क्या है? वात के प्रसर का लक्षण है। वायु और विमार्गमन आटोप ये वात प्रसर का लक्षण है। पित्त प्रसर का लक्षण क्या है? तो ओष शोष परिदह धूम्यमान। तो पित्त प्रसर का क्या लक्षण है? ओष शोष परिदह धूम्यमान। ये क्या है? पित्त प्रसर का लक्षण है। फिर कफ प्रसर का लक्षण क्या है? तो कफ प्रसर का लक्षण है आपका अरोचक अविपाक अंगसाद छर्दी। तो कफ प्रसर का क्या लक्षण है? अरोचक अविपाक अंगसाद छर्दी। ये किसका लक्षण है? आपका कफ कफ प्रसर का लक्षण है। तो अरोचक अविपाक अंगसाद और छर्दी। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्थान संश्रय। ठीक है, जो चतुर्थ क्रियाकाल है। तो चतुर्थ जो अवस्था है स्थान संश्रय, इसके क्या क्या लक्षण है? तो चतुर्थ क्रियाकाल या स्थान संश्रय अवस्था में दोष दूष से सम्मूर्छन आपको देखने को मिलेगा। पूर्व रूप की निर्मिति होती है। तो दोष दूष से सम्मूर्छन आपको देखने को मिलते हैं। पूर्व रूप की जो है निर्मिति होती है। इसके अलावा उदर सन्निवेद दोष लक्षण। तो उदर सन्निवेश दोष लक्षण जैसे गुल्म विद्रधि अग्निसंग। इसके अलावा अनह विसूचिका अल्सक आपको देखने को अतिसार आपको देखने को मिलेगा। तो उदर सन्निवेश दोष लक्षण जैसे कि गुल्म विद्रधि अग्निसंग अनह विसूचिका और अतिसार, ये सारी चीज़ें आपको चतुर्थ स्टेज में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा वस्तिगत दोष लक्षण के विषय में बात करें तो वस्तिगत दोष लक्षण में जैसे कि प्रमेह अस्मरी मूत्रघात और मूत्रदोष, ये आपको देखने को मिलेगा। तो वस्तिगत दोष लक्षण में आपका प्रमेह अस्मरी मूत्रघात और मूत्रदोष, ये जो है स्थान संश्रय चतुर्थ जो क्रियाकाल की अवस्था है उसमें आपको देखने को मिलते हैं।
इसके अलावा और क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? तो मेढ्रगत अगर दोष रहा, तो मेढ्रगत दोष रहा तो क्या लक्षण दिखाई देगा? तो निरुद्ध प्रकाश, उपदंश और आपका शुक दोष। ठीक है, तो मेढ्रगत दोष रहा तो निरुद्ध प्रकाश, उपदंश और शुक दोष देखने को मिलेगा। गुदगत दोष रहा तो गुदगत दोष में भगंदर अर्श आपको देखने को मिलेगा, तो गुदगत दोष में भगंदर अर्श देखने को मिलेगा। वृषणगत दोष में वृद्धि आपको देखने को मिलेगा, तो वृषणगत दोष में वृद्धि देखने को मिलेगा। त्वक मास शोणितगत दोष में क्षुद्र रोग, कुष्ठ तथा विसर्प आपको देखने को मिलेगा। त्वक मास शोणितगत दोष में क्षुद्र रोग, कुष्ठ व विसर्प देखने को मिलेगा। मेदोगत दोष में ग्रंथि, अपची, अर्बुद, गलगंड व अलजी आपको देखने को मिलेगा, तो मेदोगत दोष में ग्रंथि, अपची, अर्बुद, गलगंड व अलजी आपको देखने को मिलेगा। अस्थिगत दोष में विद्रधि, अनुशयित आपको देखने को मिलेगा, तो अस्थिगत दोष में विद्रधि, अनुशायी बताए गए हैं। फिर पादगत दोष में श्लीपद, वातशोणित, वातकंटक बताए गए हैं, तो पादगत दोष में श्लीपद, वातशोणित, वातकंटक बताए गए हैं। सर्वगत दोष में ज्वर बताए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में बात करते हैं व्यक्तावस्था, जो पंचम क्रियाकाल है। ठीक है, तो पंचम जो अवस्था है व्यक्तावस्था, इसमें क्या लक्षण बताए गए हैं? तो पंचम अवस्था में बताया गया है कि व्याधि दर्शन, व्याधि के लक्षण स्पष्ट रूप से व्यक्त होते हैं। तो व्याधि का दर्शन होता है, व्याधि के जो लक्षण हैं इस अवस्था में स्पष्ट रूप से व्यक्त होते हैं। साथ ही साथ शोफ, अर्बुद, ग्रंथि, विद्रधि, विसर्प आदि लक्षणों का स्पष्ट रूप से प्रकट होना। तो साथ ही साथ शोफ, अर्बुद, ग्रंथि, विद्रधि, विसर्प आदि जो लक्षण है वो स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं। ये क्या है? व्यक्तावस्था यानी कि पंचम क्रियाकाल की अवस्था का लक्षण है। तो ये याद रखना, शोफ, अर्बुद, ग्रंथि, विद्रधि, विसर्प आदि जो लक्षण है वो स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका भेदावस्था, जो सड़म क्रियाकाल है। तो भेदावस्था का क्या लक्षण बताए गए हैं? तो भेदावस्था के यहाँ पे लक्षण बताए गए हैं कि व्रण निर्मिति, तो व्रण का निर्माण होता है, तो व्रण निर्मिति हो गया। इसके अलावा आपका ज्वर, अतिसार, दीर्घकाल अनुबंध। ठीक है, तो ज्वर, अतिसार का दीर्घकाल अनुबंध होते हैं। चिकित्सा न करने पर असाध्य हो जाते हैं। ठीक है, तो भेदावस्था में भी अगर चिकित्सा न किया जाए डिसीज का, तो वो क्या है? असाध्य को चला जाएगा। परिदह लक्षण, पित्त प्रकोप और पित्त प्रसर। तो परिदह का लक्षण आपको देखने को मिलेगा, पित्त प्रकोप और पित्त प्रसर। संचय, अपहात, दोषा न लभते उत्तर गति। ठीक है, तो संचय, अपहात, दोषा न लभते उत्तर गति। संचय काल में जो दोष है वो क्या है? निकलते तो प्रकोप, प्रसर अवस्था नहीं आती। ठीक है, तो संचय काल में अगर दोष है वो निकाल दिया जाए, ठीक है, तो प्रसर और प्रकोप अवस्था नहीं आएगी। ये यहाँ पे आपका बताया गया। सुश्रुत के अनुसार प्रसर के प्रकार कितने हैं? तो 15 प्रकार बताए हैं। तो सुश्रुत ने प्रसर के कितने बताए हैं? प्रकार 15 प्रकार बताए हैं। इसके अलावा आपका नेक्स्ट बताया है किंडोदक, पिष्ट समवाय। ठीक है, तो किंडोदक, पिष्ट समवाय, यह जो है कौन से क्रियाकाल का लक्षण है? सॉरी, कौन से क्रियाकाल के लिए बोला गया है? ये जो है क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो किंडोदक यानी कि सूरा बीज, जल और पिष्ट को मिलाकर खाने से, ये जो है किसके, कौन से क्रियाकाल के लिए बोला गया? तो ये भेदावस्था के लिए बोला गया, ये याद रखना। ठीक है, ये जो है किंडोदक, पिष्ट समवाय कौन से क्रियाकाल के लिए कहा गया है? तो ये भेदावस्था के लिए कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपका और बोला गया है कि किंडवक यानी कि सूरा बीज, जल और पिष्ट को मिलाकर खाने से ये पदार्थ पात्र में उफन कर बाहर आते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके भेदावस्था के लक्षण हैं। भेदावस्था को क्या ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। इसके अलावा इसे प्रसर कहा जाता है। इसके बाद में एक और क्वेश्चन आपका आता है प्रसर से रिलेटेड। ठीक है, क्या बोला गया यहाँ पे? ये श्लोक दे करके पूछा जाता है कि महानुदक संचय अतिवृद्धि, महानुदक संचय अतिवृद्धि, स्वेतुम सेतुमर्याद परणे को दोकरम व्यामिश्र सर्वतः प्रधावती। ये कौन से क्रियाकाल का लक्षण है? तो ये प्रसर अवस्था का लक्षण है। ठीक है, इसके अलावा डैश प्रवर्तक सर्वभावानाम, तो रजस्व प्रवर्तक सर्वभावानाम। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर प्रसर अवस्था में वात के द्वारा प्रसर 15 प्रकार से होता है। तो प्रसर अवस्था में जो है वात का जो प्रसर है वो 15 प्रकार से होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें जैसे बात करते हैं दोष, संचय, प्रकोप और प्रसर, ये तीनों का जो है लक्षण, तो जैसे कि वात का अगर हुआ संचय,
तो स्तब्धपूर्ण कोष्ठता आपको देखने को मिलेगा। जबकि वात का प्रकोप होता है तो कोष्ठतोष संचरण, तो कोष्ठतोष संचरण वात का प्रकोप होने पर और संचय होने पर स्तब्धपूर्ण कोष्ठता। इसी प्रकार वात का प्रसर होने पर विमारगमन आटोप आपको देखने को मिलेगा। तो वात का प्रसर होने पर विमारगमन आटोप देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार पित्त का संचय होने पर पित्तावभासता मंदोष्मता देखने को मिलता है। तो पित्त का संचय होने पर पित्तावभासता मंदोष्मता देखने को मिलेगा। पित्त का प्रकोप होने पर पिपासा अम्लिका परिदाह आपको देखने को मिलेगा। तो पित्त का प्रकोप होने पर पिपासा अम्लिका परिदाह आपको देखने को मिलते हैं। और पित्त का प्रसर होने पर ओष शोष परिदाह धूम्यमान आपको देखने को मिलेगा। तो पित्त का प्रसर होने पर ओष शोष परिदाह धूम्यमान ये आपको देखने को मिलता है। इसी प्रकार कफ का संचय होने पर गौरव आलस्य विद्वेष, तो कफ का संचय होने पर गौरव आलस्य विद्वेष, प्रकोप होने पर कफ का अन्न द्वेष हृदयोत्क्लेश, तो कफ का प्रकोप होने पर अन्न द्वेष हृदयोत्क्लेश। इसके अलावा कफ का प्रसर होने पर आरोचक अविपाक अंगसाद और छर्दी, यह जो लक्षण है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये षट क्रियाकाल इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको कुछ व्याधि के पर्याय भी आपको उनसे भी क्वेश्चन अराइज होते हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि उदारायम उदर में, तो उदार में किसे बोला जाता है? तो उदार में जो है वो अतिसार को बोला जाता है। ठीक है, तो उदार में किसे बोला जाता है? तो उदार में आपका अतिसार को बोला जाता है। त्वगामय है, तो त्वगामय किसे बोले जाता है? तो उदारामय हो गया। ठीक है, त्वगामय किसे बोला जाता है? तो त्वगामय आपके कुष्ठ के लिए बोला गया है। महाव्याधि कौन सा है? तो हलीमक है, तो महाव्याधि जो है हलीमक को बोला गया है। मृत्युकल्प किसको बोलते हैं? तो संखक को बोलते हैं। तो मृत्युकल्प किसको बोलते हैं? संखक को बोलते हैं। इसके अलावा निश्चयकर निश्चारक, निश्चारक किसको बोलते हैं? तो निश्चारक जो है वो आपका प्रवाहिका को बोला जाता है। तो निश्चारक किसको बोलते हैं? प्रवाहिका को। इसी प्रकार निर्वाहिका, निर्वाहिका किसको बोलते हैं? प्रवाहिका को ही बोला जाता है। तो निर्वाहिका किसको बोलते हैं? प्रवाहिका को बोलते हैं। निशा शारक किसको बोला जाता है? प्रवाहिका को ही बोला जाता है। तो निशारक किसको बोलते हैं? प्रवाहिका को बोलते हैं। फिर इसके बाद में आपका बिम्बिशी, बिम्बिशी भी किसे बोला जाता है? प्रवाहिका को ही बोला जाता है। तो बिम्बिशी किसको बोलते हैं? प्रवाहिका को ही बोलते हैं। लोढ़र किसे बोला जाता है? तो हलीमक को कहते हैं। तो लोढ़र किसका पर्याय है? हलीमक का। इसके अलावा पृष्ठारु, तो पृष्ठारु किसको बोलते हैं? अहिपूतना को बोलते हैं। तो पृष्ठारु किसे बोला जाता है? अहिपूतना को बोला जाता है। गुदकुट्ट किसे बोलते हैं? तो अहिपूतना को बोलते हैं। तो गुदकुट्ट किसे बोलते हैं? अहिपूतना को कहते हैं। अनामिका भी किसे बोलते हैं? अहिपूतना को ही बोला जाता है। तो अनामिका भी अहिपूतना को कहा जाता है। इसके अलावा पनकी, तो पनकी पांडु को कहते हैं। तो पानकी, पानकी किसे बोले जाते हैं? तो पानकी आपका पांडु को बोला जाता है। इसके अलावा लाघरक, तो लाघरक भी पांडु को ही पर्याय है। तो लाघरक किसका पर्याय है? पांडु का ही पर्याय है। अलस किसको बोलते हैं? तो पांडु को ही बोलते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, अलस भी पांडु का ही पर्याय है। मृत्युकल्प संखक को बोलते हैं। तो मृत्युकल्प संखक को बोलते हैं। इसके अलावा शुक्तक किसको बोलते हैं? तो अम्लपित्त को बोलते हैं। तो शुक्तक अम्लपित्त को कहते हैं। इसके अलावा स्लिम डिसीज एड्स को बोला जाता है। हेंस डिसीज लेप्रोसी को बोलते हैं। तो हेंस डिसीज लेप्रोसी को बोलते हैं। फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कोलेरा को बोला जाता है। तो फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कोलेरा को बोला जाता है। इसके अलावा आपका मैंगस डिसीज किसको बोलते हैं? तो मैंगस डिसीज आपका क्रोनिक माउंटेन सिकनेस को बोला जाता है। तो मैंगस डिसीज किसको बोला जाता है? क्रोनिक माउंटेन सिकनेस को बोला जाता है। इसके अलावा इजिप्टिया ऑप्थेल्मिया किसे बोला जाता है? तो इजिप्टिया ऑप्थेल्मिया ट्रोकोमा को बोलते हैं। इजिप्टिया ऑप्थेल्मिया ट्रोकोमा को बोला जाता है। इडियोपैथिक इडियोपैथिक प्रोक्टोकोलिटिस किसे बोला जाता है? तो अल्सरेटिव कोलाइटिस को बोला जाता है। तो इडियोपैथिक प्रोक्टोकोलाइटिस किसे बोलते हैं? अल्सरेटिव कोलाइटिस को बोलते हैं। ग्रेवियस डिसीज किसको बोला जाता है? तो आपका एक्सोथैल्मिक गाइटर को बोला जाता है। तो एक्सोथैल्मिक गाइटर को क्या है? ग्रेवियस डिसीज कहते हैं। इसके अलावा थ्रोम्बोएंजाइटिक ऑब्लिटेरेंस, ठीक है, किसको बोलते हैं? तो मेनली बर्जर डिसीज को बोला जाता है। तो थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटेरेंस किसको बोला जाता है? बर्जर डिसीज को बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ठीक है, तो इतना ही है यहाँ पे आपका, ये जो है आपका यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे कंटिन्यूशन करेंगे। ओके।
ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।